हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रोटेशन। और यार ये अपना सेकेंड क्लास है, एक लेक्चर आ चुका है रोटेशन पे, है ना। और उसमें यार हमने रोटेशन के बारे में मुख्य रूप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक पे डिस्कस किया था। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझे थे और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझे थे, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में जाने थे, है ना। तो आज यार अपना दूसरा क्लास है, तो इसको शुरू करते हैं। और यार शुरू करने से पहले एक बहुत ही सुंदर सा कोट है कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना। कि यार मतलब जब हम आँख में अरमान लेते हैं, जैसे आपको मेडिकल का एग्ज़ाम देना है ना, तो यार एक सपना लिए है आप कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपका मंजिल अब क्या हो गया, डॉक्टर बनना ही आपका मंजिल है। मीन्स मंजिल को आपने अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या है, कठिनाई क्या है और आसान क्या है, जो है सब सही है ना। और जब आपने ठाना है तो ठाना है, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, आइए। तो यार हाँ जी, आइए तो देखिए। तो मेरे भाई ये है अपना सेकेंड क्लास और हम बात कर रहे यूनिफॉर्म रड के बारे में, ठीक है। हम क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे, तो भाई हम बात कर रहे यूनिफॉर्म रड के बारे में। देखो भैया, बात कुछ ऐसा है कि ये ना आप जो देख रहे हो ये आपका रड है, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपका रड है। और यार रड है ना, जैसे ये मार्कर है ना, इस मार्कर को आप रड मान लो, ठीक है। अब रड है तो रड का कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ उसका लेंथ होगा, है ना। तो हमने रड के मास को कैपिटल एम लिखा है और रड का ये वाला जो लेंथ है इसको हमने कैपिटल एल लिखा है। एम क्या है, तो एम फॉर मास है और एल फॉर लेंथ है। अब देखिए, अब यार बात कुछ ऐसा हो जा रहा है ना कि मान लो ना कि जैसे आपने ये वाला तो रड बोला, अब ये जो रड है ना और ये जो पेन है, ये रड कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। आप देखो ये रेड कलर की जो पेन है, इस एक्सिस पे ये रड कुछ इस तरीके से घूम रहा है। मतलब ना रड का ये वाला जो लाइन है, ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे ये रड है ना, तो ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा। और ये जो पॉइंट ओ है, ये सेंटर ऑफ मास है रड का, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास पे रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग भैया आई से डिनोट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू रड। एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास और रड के परपेंडिकुलर भी है। जैसे हम इस बात को कैसे बोल सकते, ये अगर रड है तो ये परपेंडिकुलर है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए होता है ml² अपॉन 12। क्या होता है भैया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास होता है ml² अपॉन 12। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रड का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रड का होता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, तो ml² अपॉन 12। अब आप बोलोगे कि ये आया कैसे, है ना। अब तो ये बोलोगे ना कि कैसे आया, तो आइए आगे समझते हैं। इसी बात का ना हम लोग प्रूफ देखते हैं कि ml² अपॉन 12 कैसे आया। देखो भाई, ये जो फिगर है सेम ही रड है, इस पूरे रड का लंबाई कैपिटल एल है, रड का मास क्या है, तो कैपिटल एम है। मतलब अगर हम बोले तो ये जो एम है, तो ये एम आपका क्या है, तो एम ना मास है आपका रड का, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोले कि हमने लेंथ क्या लिया है भैया, तो लेंथ हमने एल लिया है। इस रड का जो सेंटर ऑफ मास है भाई, ये ना सेंटर ऑफ मास है। क्या क्लियर है ये बात।
नहीं क्लियर है तो एक बार आप ध्यान से समझो, वीडियो को रोक दो, है ना, आँख थोड़ा सा धो लो, पानी मार लो, ठीक है, बट फिर से समझो, ठीक। आज 1 मार्च है और सुबह के 6:30 हो रहे हैं, ठीक है, 6:30 भी नहीं बोल सकते, लगभग 7 के आसपास, है ना। अच्छा, तो ये सेंटर ऑफ मास है और ये जो रड है, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रड आपका ये वाला है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका वो आधा है ना, तो L/2, ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी आधा है L/2। अब ना हमने ऐसा किया कि इस साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हमने बोला है कि x = -L/2 है और इसको हमने बोला है x = +L/2 है, लोअर और अपर लिमिट लेने के ख्याल से। और x डिस्टेंस पे हम एक छोटा सा एलिमेंट कट किए हैं, ये क्या है, तो एक एलिमेंट कट किया गया है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना कि कटिंग ऑफ एलिमेंट, क्या चीज, कटिंग ऑफ एलिमेंट। तो भैया हमने ना एक एलिमेंट कट किया है x डिस्टेंस पे, एलिमेंट का नाम क्या है, तो dx नाम है। अब देखो बेटा, ऐसा है कि अगर एलिमेंट का नाम dx है तो उसका कुछ न कुछ तो मास होगा, क्योंकि आपने जब बड़े रड की बात की तो आपने क्या बोला कि बड़े रड का मास क्या है, तो बड़ा वाला m है। तो अगर हम उस बड़े रड में से एक छोटा सा पोर्शन को तोड़ ले या काट लें तो उसका मास क्या हो जाएगा, तो dm हो जाएगा, तो dm हो जाएगा। तो dm क्या है, तो छोटा सा एलिमेंट है रड का, dm क्या है भैया, तो छोटा सा एलिमेंट है रड का, मीन्स स्मॉल एलिमेंट ऑफ रड, है ना। अब थोड़ा सा यार, बचपन में ना हम लोग किराना उराना की दुकान में जाते थे सामान खरीदने, वहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाते थे कि भैया 5 का अगर आप एक चिप्स एक कुरकुरे दे रहे हो तो 2 चिप्स का कितना होगा, 3 का कितना होगा, है ना। उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो मेरे भाई, अगर L लेंथ की बात करें, आप ना बोले कि बड़े जो रड हैं उसका मास कैपिटल M है, तो भैया बड़े रड का कुछ ना कुछ तो लेंथ था, क्या लेंथ था, तो कैपिटल L लेंथ था। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं तो आप देखो ना, ये जो रड है इसका लंबाई कितना है, कैपिटल L, और इसका मास कितना है, तो कैपिटल M, है ना। तो हम आपको बोल रहे हैं कि अगर L लेंथ है तो इसका मास क्या होगा, तो इसका मास आपने बोला कि भैया कैपिटल M होगा। L लेंथ का क्या मास होगा भाई, कैपिटल M होगा। अच्छा, तो आपसे कोई बोलेगा कि L लेंथ का मास अगर कैपिटल M है तो अगर हम लेंथ को 1 यूनिट रख दे तो उसका मास कितना होगा, M/L। जैसे ऐसे बोलते ना, 10 रुपए में 5 पेन दिए, है ना, मतलब 5 पेन का कीमत 10 रुपए, तो एक पेन का कीमत कितना है, तो 10/5 या 10/5 मीन्स 2 रुपीज। तो उसी तरीके से, जैसे अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, थोड़ा सा हम चलते हैं पुराने क्लास में, है ना। 10 पेन का कीमत 10 पेन का कीमत कितना है, 5 रुपए है ना। सॉरी, ये रुक जाओ, इसको देखो थोड़ा सा, है ना, इसको चलते हैं। आपने, अरे आ जाओ यार, इरेजर, ठीक है। देखिए, अगर हम इस बात को आपको थोड़ा सा ऐसे समझें, देखो थोड़ा क्या है ना भाई कि धीरे धीरे से चल लेंगे बट समझ पूरा आना चाहिए। हम ये बोलें कि अगर मेरे पास, देखो ये वाइट कलर आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए, हमने ये बोला कि भैया 5 पेन का कीमत 10 रुपए है, ठीक है। तो एक पेन का कीमत कितना होगा, तो आपने क्या बोला कि 10/5 आप कर दो, विच इज इक्वल टू 2 रुपया, है ना। एक पेन का कीमत कितना हो गया, 2 रुपये। उसी तरीके से हमने आपको बोला कि L लेंथ है तो इसका मास क्या है,
कैपिटल एम है। क्या है? एल लेंथ का मास क्या है? कैपिटल एम। तो आपसे पूछा गया कि आप ऐसा करो कि एल लेंथ के बारे में बात ना करो, आप यूनिट लेंथ के बारे में बात करो। यूनिट का मतलब वन, तो वन जो लेंथ है इसका मास क्या होगा? तो m डिवाइडेड बाई एल। क्या इस बात से सहमत हो? सहमत हो तो कमेंट में यस लिख दो, है ना। अच्छा, उसी तरीके से हमने dx लेंथ लिया है x डिस्टेंस पे। देखिए ना, ये वाला जो है यही तो dx है। तो अगर हम आपसे पूछें कि dx जो लेंथ है इसका मास कितना होगा, है ना, तो अगर हम आपको बोले कि dx लेंथ है तो इसका मास क्या होगा? तो m डिवाइडेड बाई l और इंटू dx से आप गुना कर दीजिए। क्या करेंगे? तो m डिवाइडेड बाई l और इंटू में आप dx कर दो। अच्छा जी, अब ये जो बात आया है कि dx लेंथ का मास क्या है? dx लेंथ हैविंग मास, यही बात आया ना। तो हमने अभी क्या आपको बताया था कि dx लेंथ हैविंग मास क्या है? तो dm। तो ये जो वैल्यू आया, जिला वाला dm नहीं, यहाँ पे छोटा वाला dm है, तो dm इक्वल टू क्या हो गया? तो m डिवाइडेड बाई l इंटू dx। क्या ये बात क्लियर है? प्रूफ कर रहे हैं ना हम लोग यार, तो प्रूफ में थोड़ा सा समय लगता है ना। अब देखो मेरे भाई, यही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला रेड, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा भैया, ये बात भी आपका सही है, फिर गलत क्या है? तो मेरे भाई ये वाला ना dx डिस्टेंस है, ये क्या है? तो रड का छोटा सा पोर्शन। क्या है? तो रड का ये क्या है भाई? तो आप क्या बोलोगे कि ये जो है ये रड का छोटा सा पोर्शन है ना, रड का स्मॉल पोर्शन। ठीक है, रड का क्या है? तो रड का स्मॉल पोर्शन है ये। ठीक है, अच्छा, x डिस्टेंस पे है, इसका मास क्या है? dm है ना, x जो है डिस्टेंस है। अच्छा जी, इतना तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है। हमने सुना है ना डिफरेंशिएशन, हमने सुना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, छोटा सा इंटीग्रेशन di इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। क्या करना है? आप क्या लिखना है? डी आई, है ना, क्या लिखना है ध्यान से? अरे ई एगो और डिस्टर्ब करेगा, चलो कोई नहीं, चेंज नहीं हो रहा। डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डी एम के जगह पे m अपॉन एल इंटू डी एक्स लिख देते हैं, इंटू में एक्स स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करना है। डी एम के जगह पे m अपॉन एल इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो डी आई। यहाँ पे m और l कांस्टेंट है तो हमने m और l को बाहर निकाल लिया, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब बात आता है भाई कि लोअर लिमिट भी लगानी थी, अपर लिमिट भी लगाना है, तो वो कौन? बगल के पड़ोसी लगाएंगे नहीं ना, वो भी हम लोगों को खुद ही लगाना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -l/2, क्योंकि रड कहाँ से कहाँ तक था? आप खुद देखो ना, अगर देखो मेरी बातों पे भरोसा नहीं है ना, खुद देख लो। x इक्वल टू क्या है? -l/2, और यहाँ क्या है x इक्वल टू? तो +l/2। तो हमने लोअर लिमिट -l/2 और अपर लिमिट क्या रखा? तो +l/2। अब मेरे भाई हम लोग एक इंटीग्रेशन पढ़ते थे कि इंटीग्रेशन dx फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता ना, तो एक बार समझ लेते। तो x होता है, x प्लस c होता, बट x लिखते हैं ना। अच्छा, अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x dx तो हम लोग क्या करते हैं? इसको लिखते हैं x²/2। फॉर्मूला क्या है भैया? तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x⁴n dx
इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पे x की पावर 1 था ना, तो x की पावर 1 प्लस 1 x की पावर 2 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 2। उसी तरीके से अगर यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 3 dx, तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर 2 dx कर लो, है ना, x की पावर 2 dx। देखो तो x की पावर यहाँ अगर लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है, तो x की पावर 2 dx, n के जगह पे 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो x की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3। तो क्या यहाँ भी तो यही बात लिखा है ना, dx इंटू एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट माइनस l अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस l अपॉन 2। हम m अपॉन l और यहाँ पे x की पावर 3 अपॉन 3, इंटीग्रेशन हो गया, साइन को हटा देते हैं और यहाँ लिख दी है माइनस l अपॉन 2 और यहाँ पे प्लस l अपॉन 2। ये 3 कांस्टेंट, इसको भी बाहर निकाल लो, i इक्वल टू m अपॉन 3l एक्स क्यूब प्लस l अपॉन 2 और यहाँ पे माइनस l अपॉन 2, लोअर लिमिट। अब देखिए क्या था आपका, तो आपका ना क्या चीज था, एक्स क्यूब, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किए, तो आपका जो l अपॉन 2 था ना अपर लिमिट, तो l क्यूब और 2 का क्यूब 8, तो l क्यूब अपॉन 8। यहाँ पे माइनस और माइनस में l अपॉन 2 लोअर लिमिट, तो अपर माइनस लोअर तो होता ही है, तो यहाँ पे हमने माइनस तो लिखा, बट अगर हम माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ हमने माइनस का l क्यूब डिवाइडेड बाई 8, 2 का क्यूब, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यहाँ लिख दिए, तो m अपॉन 3l, l क्यूब अपॉन 8 प्लस में l क्यूब अपॉन 8, तो क्या हो गया, m अपॉन 3l, l क्यूब और l क्यूब 2l क्यूब अपॉन 8, 2 से 8 को काटे तो 4 टाइम्स में ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से और एक l से इस l के पावर को कैंसिल कर लिए, तो m एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 मीन्स की 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यही तो लाना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ विच इज इक्वल टू, ओ का मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, विच इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। अब आप बताओ कि ये प्रूफ में क्या नहीं आपको समझ आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास एम एल स्क्वायर अपॉन 12, क्या क्लियर है ये बात? ध्यान से, ये वाला जो आप स्लाइड देख रहे हो ये एक तरह से आपका रिवीजन स्लाइड है ना। तो मेरे भाई इसमें क्या है कि ये आपका क्या है भैया, तो ये आपका रड है और ये आपका जो लाइन देख रहे हो आप, ये क्या है, तो भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है भाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या क्लियर है ये बात? बोलिए। और कैसा रड है? तो यूनिफॉर्म रड। रड का मास क्या है? तो ये जो m है ये क्या है भाई? तो ये जो m है ये मास है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो रड का लंबाई क्या है? तो कैपिटल L है। और ये सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रड का क्या आया? एट O। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रड का ml स्क्वायर अपॉन 12 आ गया। ध्यान रहे ये बात, है ना। आइए अगली पॉइंट पे चलते हैं, दूसरे नंबर बात पे। तो मेरे भाई ठीक है, आपने बोला कि एक रड है और रड के सेंटर ऑफ मास से, है ना, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है तो आपने लिखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12 है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रड के सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन ना हो के किसी एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। क्या बोल दिए भैया? नहीं समझ आए? बिल्कुल समझाएंगे भाई। देखो ये ना मेरा रिमोट है, रिमोट से ना समझो आप, इस रड के इस मार्कर से समझो। भैया ये जो मार्कर है ना, ये मार्कर अभी बीचों बीच से घूम रहा था। अब हम बोलते कि मार्कर को एंड तो एंड घुमाओ, यहाँ से ऐसे घुमाओ। जैसे इस बात का क्या मतलब हुआ? इस रड को आप ऐसे नचा रहे हो, ऐसे ना नचा के ये वाला पॉइंट फिक्स होना चाहिए, आप ऐसे नचा लो, ठीक है। मतलब कहने का
अभी ना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, पंखे की तरह रड घूम रहा था, है ना। अब क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये वाला लाइन है, ध्यान रहे ये जो लाइन आप बोल रहे हो ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है भाई। अगर देखो नहीं समझ आ रहे कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, और समझ आने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा वीडियो को सुनना पड़ेगा, है ना। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कब का है, तो पहले वाला का क्या मतलब हो गया, तो मेरे भाई पहले वाला का मतलब हो गया, हम बात कर रहे कि सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा है। क्या हम बोल रहे हैं भैया, तो हम बोले कि सेंटर ऑफ मास से रड रोटेट कर रहा है। क्या हमने बोला कि रड कहाँ से रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से। रड का मास क्या है, m, रड का लेंथ क्या है, कैपिटल L। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के लिए ml स्क्वायर अपॉन 12। क्वेश्चन ये नहीं है, यही क्वेश्चन तो हमने पहले भी करके आया। फिर आप बोलोगे भाई क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि इस बार ये वाला जो आप बैगनी कलर का लाइन देख रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली लाइन है। ध्यान रहे एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी लाइन है, तो ये जो बैगनी कलर या जो भी कलर है मेरे भाई, मेरा कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम आपसे पूछे कि ये सेंटर ऑफ मास, तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो गई, तो आप क्या बोलोगे कि ये वाली डिस्टेंस L/2 है। तो क्या ये वाली डिस्टेंस भी L/2 होगी, हाँ बिल्कुल होगी, क्या कठिनाई है, बिल्कुल L/2 होगा, है ना। अच्छा, हम अभी बोलते कि ये वाली ना डिस्टेंस आपकी स्मॉल d है, क्लियर है, हम मान लेते L/2। देखो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, L/2 विच इज इक्वल टू हियर स्मॉल d। अब आप बोलोगे कि भैया आप स्मॉल d यहाँ क्यों लिख रहे हो, मेरे भाई हमने ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बोला गया था कि जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला बताया गया था कि जहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे पहले वाले पॉइंट प्लस में उसका मास, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये d4 क्या है, तो d4 आपका डिस्टेंस है। नहीं समझ आया ना, फिर से समझते हैं। देखिए लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, कहीं और नहीं लगाना है, अपने क्लास में नहीं लगाना है ना, बगल में कोई मतलब समझ रहे हो ना, आपकी फ्रेंड बैठी हो वहां नहीं लगाना है, यहाँ क्वेश्चन में लगाना है आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, क्या पढ़े हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, तो आपने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास प्लस में जो ऑब्जेक्ट का मास है, और जो भी लाइन पैरेलल है सेंटर ऑफ मास वाले लाइन से एक्सिस ऑफ रोटेशन के, वहां से वहां तक की जो डिस्टेंस है जहां निकालना है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास पे ml स्क्वायर अपॉन 12 md स्क्वायर, ऑब्जेक्ट का मास m था और डिस्टेंस कितना है, तो L/2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है, ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस में m L स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम 12 और 4 का भैया LCM लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। देखो जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल हमने करने का कोशिश किया है ना। और ये वीडियो उनके लिए है ना जिनको लगता है कि हमको कहीं नहीं समझ आया हो, ठीक है। मीन्स आप सब जगह से पढ़ लिए हो और आपको नहीं समझ आया है, फिर आप एक बार कोशिश करो समझने का, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ आया हो तब आप हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। फाइनल मुद्दा ये होना चाहिए कि आपको हमको समझाना है, ठीक है। तो ये LCM 12,
तो हमने इन दोनों का एलसीएम 12 लिया, तो 12 मीन्स यहाँ ml², 4 के टेबल में 3 टाइम्स 12, तो यहाँ 3 ml² मीन्स 3 ml² और ml², 4 ml² अपॉन 12, 4 से 12 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स मीन्स ml² अपॉन 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, I इक्वल टू ml² अपॉन 3। बस ध्यान रहे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास पे नहीं है, किसी एक एंड पे है, और हमने उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके निकाला है। ये हमारा लाइन है ना। तो ये वाला जो लाइन है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू ml² अपॉन 12, ये इसके पैरेलल लाइन है। या आप बोल सकते हो कि ये वाली जो लाइन है तो ये लाइन कहाँ की है, तो भैया किसी एक एंड की लाइन है विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² अपॉन 3। बताइए क्या ये बात समझ आया आपको? मेरे समझ से समझ आ जाना चाहिए, है ना। बट अगर नहीं आया है तो वापस आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस एक लास्ट बात कि अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कर रहे हैं वालों के लिए प्रथम व्यवस्था है कि अगर वो सब जगह से पढ़ कर के थक चुके हैं 200-250 बच्चों की भीड़ में, तो एक बार हमसे कांटेक्ट करके देखें। और अगर उनको फिर भी नहीं समझ आता है, अगर हम उनको समझाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उनसे जो भी हम फी लेंगे वो फी विदिन अगर 8-10 दिनों में वो बता देते हैं कि मुझे आपका पढ़ाया हुआ नहीं समझ आ रहा है, तो उनका फी वापस कर दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई पढ़ना चाहते हैं कम बच्चों की भीड़ में, तो एक बार आप आकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाद बाकी विशेष चॉइस आपकी है, ठीक है। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।